साल 2018 उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में एक ऐसी भयानक आग लगी थी जिसमें हजारों घर जलकर खाक हो गए थे। ये कहानी उसी दुखद घटना पर आधारित है। उन दिनों तेज हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से बिजली के हाई टेंशन तारों में अजीब सी हलचल थी। हर दिन की तरह केविन बच्चों को स्कूल छोड़ने निकला था, तभी रेडियो पर उसने एक खबर सुनी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया कि सूखे के खत्म होने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिख रहा। पिछले 7 महीनों में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। ब्यूट काउंटी और आसपास के इलाकों में शुक्रवार तक जंगलों में आग लगने के आसार हैं, क्योंकि हवाएं लगभग 96 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हैं। लेकिन केविन ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके अपने जीवन में पहले से ही कई परेशानियां चल रही थीं। पिता के इलाज में उस पर कर्ज चढ़ चुका था और मां की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। अपनी पीड़ा उसने अपनी बॉस रूबी को बताई और ओवरटाइम की पेशकश की, लेकिन वहां पहले पुराने ड्राइवरों को ही तवज्जो दी जाती थी और ओटी भी उन्हीं को मिलती थी। रूबी ने साफ इनकार कर दिया। केविन पहले ही दुविधा में था, तभी एक और बुरी खबर ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। अस्पताल से फोन आया था। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर फैल चुका है और उसके डॉग के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच उसके बेटे शॉन की तबीयत भी खराब थी। वो घर लौट आया था, लेकिन केविन को लगा कि वो स्कूल न जाने का बहाना बना रहा होगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। केविन बस इतना चाहता था कि उसने जो गलतियां की उसका बेटा उन्हें न दोहराए, लेकिन शॉन उसकी एक नहीं सुनता था, बल्कि अब तो उससे नफरत करने लगा था, क्योंकि उसके पिता गरीब थे। जैसी लाइफ वो चाहता था वैसी नहीं दे पा रहे थे। उसी रात पैराडाइज उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली के तारों से चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग भड़क उठी। धीरे धीरे वो आग फैलने लगी। जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, शुक्रवार को हवाएं 96 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली थीं और अब उसके लक्षण साफ नजर आने लगे थे। खैर, केविन जब ड्यूटी पर पहुंचा तो बॉस ने उसे बच्चों को छोड़ने के बाद उसकी बस नंबर 963 की सर्विस करवाने को कहा। केविन ने हामी भरी और ड्यूटी पर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद लोगों ने फायर विभाग में शिकायतें करना शुरू कर दी। हाईवे 70 पर पुलगा ब्रिज के पास जंगलों में आग लगने की सूचना मिली। ये जानकारी तुरंत जार्बो गैप के फायर स्टेशन नंबर 36 को भेजी गई। वो स्टेशन पैराडाइज से लगभग 13 किलोमीटर पूर्व में था। फायर फाइटर्स ने नाश्ता अधूरा छोड़कर तुरंत मौके की ओर रुख किया। जितनी जल्दी हो सका फायर फाइटर्स वहां पहुंच गए, लेकिन आग ऐसी जगह भड़की थी जहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। फिर भी कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी और कच्चे रास्ते से वहां जाने का फैसला लिया। इस बीच आग धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही थी। इस बात से अनजान केविन बच्चों को स्कूल पहुंचाने में व्यस्त था। तभी उसकी मां का फोन आया। उन्होंने घबराई आवाज में बताया कि शॉन की तबीयत बहुत खराब है, वो उल्टियां कर रहा है। ऊपर से बॉस का अलग ही दबाव था। वो लगातार कह रही थी कि बच्चों को छोड़कर जल्दी गाड़ी वापस लाओ, मैकेनिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक तरफ उसके बेटे की तबीयत खराब थी, उसे घर भी पहुंचना था और ऊपर से समस्याएं बढ़ती ही जा रही थीं। उधर अब तक आग लगभग 100 एकड़ तक फैल चुकी थी और तेज हवाओं के चलते लगातार बढ़ती जा रही थी। फायर फाइटर्स वहां पहुंचने से पहले ही रुक गए, क्योंकि आगे बढ़ना जानलेवा साबित हो सकता था। कुछ ही देर में आग 300 एकड़ में फैल गई। वहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पुलगा नाम की बस्ती थी, जहां लगभग 800 लोग रहते थे। बस्ती को तुरंत खाली करने का आदेश जारी किया गया। वहीं से 13 किलोमीटर दूर पैराडाइज शहर था, जिसकी आबादी 27,000 थी। लेकिन बचाव कर्मियों का मानना था कि फिलहाल वहां किसी तरह का खतरा नहीं है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। दूसरी ओर बस में फ्यूल भरवाते समय केविन को पता चला कि शॉन को 105 डिग्री बुखार है। उसने तुरंत मेडिकल स्टोर से बेटे के लिए दवा ली और जल्दी जल्दी बस को जमा करने डिपो निकल पड़ा। इस बीच एक और जगह आग लगने की खबर मिली, जो मुख्य आग से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। तुरंत उस इलाके की बिजली सप्लाई काट दी गई। यहीं पर फायर फाइटर्स के कप्तान बिजली विभाग के टेक्नीशियनों पर भड़क उठे, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि आग लग सकती है। फिर भी उन्होंने समय पर बिजली बंद नहीं की थी। इस बीच कैंप आईसी यूटिलिटी OT-136 से एक आपात संदेश मिला। उनका एक इंजीनियर हॉपकिंस कानकाओ इलाके में काम खत्म करके बेस लौट रहा था, लेकिन वहां के हालात देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। लोग अपने घरों से भाग रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी मची थी। सड़कों पर धुआं छाया हुआ था और आसमान से मानो आग बरस रही थी। हालात सुनकर कप्तान ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये 3 अलग अलग जगहों की आग नहीं, बल्कि एक ही आग है, जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही है।
बिना देर किए उन्होंने एक बचाव दल को कानकाव रवाना कर दिया। उधर केविन घर जाने की सोच ही रहा था कि तभी रूबी का फिर से कॉल आया। उसने सख्त लहजे में कहा कि बस को तुरंत लेकर वापस आओ, मैकेनिक पूरा दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। केविन ने मजबूरी में हामी भर दी। दूसरी तरफ कानकाव में लोग अपने घर और सामान बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे थे। हॉपकिंस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जान बची तो लाखों पाए, और जितना हो सका उतने लोगों को निकालने में जुट गया। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास वहां से भागने का कोई साधन नहीं था। उनको वो अपने ट्रक में बैठने को बोला। बच्चे, बुजुर्ग, सभी की जिंदगियां खतरे में थीं। यहां तक कि कई लोग जलकर घायल भी हो चुके थे। हॉपकिंस लगातार रेडियो पर हालात की रिपोर्ट दे रहा था और ट्रक को पूरी स्पीड में भगाता जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में आग ने सड़क को चारों ओर से घेर लिया। लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर ही छोड़ने को मजबूर हो गए। तब कप्तान ने रेडियो पर सभी को निर्देश दिया कि पास की नहर में पनाह लो ताकि उन्हें कुछ वक्त मिल सके। इसी बीच उन्होंने हवाई राहत दल कैंप आईसी को भी मदद का संदेश भेज दिया। हॉपकिंस ने कप्तान की बात मानी। वहां जितने लोग फंसे हुए थे सबने नहर के ठंडे पानी में शरण ले ली। उनकी चीख पुकार और मदद की पुकारें लगातार रेडियो पर सुनाई दे रही थीं। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई जवाब। पूरे फायर विभाग में सन्नाटा और निराशा छा गई। लेकिन तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज आई। वो हॉपकिंस था। उसने बताया कि आग की पहली लहर गुजर चुकी है और वे सब पानी के अंदर चले गए थे, इसलिए फिलहाल जिंदा हैं। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, अपनी पोजीशन पर बने रहो, हम डॉक्टरों को बुला रहे हैं और रास्ता साफ करने के लिए बुलडोजर भी भेजे जा रहे हैं। ऐसी भयानक आग 100 सालों में भी नहीं देखी गई थी। वह बेहद तेजी से पैराडाइज की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ पैराडाइज में हम केविन को देखते हैं। उसे गहरी ग्लानि हो रही थी कि पिछली रात उसने बेवजह ही अपने बेटे को फटकार लगाई थी, जबकि उसकी तबीयत सचमुच खराब थी। उसने तुरंत अपने बेटे को वॉइस मैसेज भेजा, पिछली रात के लिए माफी मांगी और दिलासा दिया कि बस को सुरक्षित पहुंचाकर 1 घंटे में लौट आएगा। उसने दवा भी ले ली है। तभी टाउन हॉल में भी अलर्ट जारी कर दिया। जोन 3, 8 और 14 के लिए अनिवार्य निकासी चेतावनी जारी की गई। यहां तक कि पूर्वी पैराडाइज पेट्स रोड की पूर्वी दिशा में आने वाला हर इलाका, मतलब जंगल से सटे हुए सारे इलाके खाली करवाए जाने लगे। हवाई मदद भी आ गई और उन्होंने भी आग पर नियंत्रण पाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ऐसे में वो सही टारगेट नहीं लगा पा रहे थे। कप्तान ने इस मंजर को देखते हुए और 50 अतिरिक्त विशेष कार्य दल की मांग की। उधर से चीफ ने जवाब दिया कि इसमें उनको कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। हवा की रफ्तार डर की वजह बना हुआ था। इसमें हवाई दल को खोने का भी उतना ही रिस्क दिख रहा था। उधर पोंडरोसा एलिमेंट्री, पैराडाइज का एक प्राथमिक स्कूल जहां 5 से 11 साल के बच्चे पढ़ते थे। जैसे ही आग की खबर फैली, ज्यादातर पेरेंट्स वहां पहुंचकर अपने बच्चों को ले गए। लेकिन कुल 23 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता फिलहाल शहर से बाहर थे। स्कूल की प्रिंसिपल ने जरा सी भी कोताही नहीं बरती और तुरंत एक बस का इंतजाम करने का फैसला लिया ताकि बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। इधर रूबी केविन को लगातार परेशान किए जा रही थी। ट्रैफिक जाम की वजह से केविन अब तक वापस नहीं पहुंच पाया था। आखिरकार रूबी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, वरना तुम्हारी नौकरी गई। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो केविन ने अपनी तलाकशुदा पत्नी लिंडा को कॉल किया। उसे चिंता थी कि 104-105 डिग्री बुखार कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन लिंडा ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। अगर उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो उसे मेरे पास रहने दो, वैसे भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब केविन के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, एक तरफ उसका बेटा, दूसरी तरफ उसकी नौकरी। आखिर में उसने ठान लिया, नौकरी जाए भाड़ में, पहले बेटे के पास चलना है। उसने तुरंत यू टर्न लिया और बस को मोड़ दिया। इसी बीच रूबी को पोंडरोसा एलिमेंट्री की एक टीचर मिस मैरी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि 23 बच्चे अब भी स्कूल में फंसे हुए हैं और उन्हें किसी भी तरह बस की जरूरत है ताकि बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। रूबी ने तुरंत जवाब दिया, हो जाएगा। बिना वक्त गंवाए उसने सभी ड्राइवरों को रेडियो पर संदेश भेजा, सुनो सब लोग, पोंडरोसा एलिमेंट्री में 23 बच्चे फंसे हुए हैं, जिनकी बस पूर्वी पैराडाइज के इलाके में है, वो तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। ज्यादातर ड्राइवरों ने जवाब दिया कि उनकी बसों में अभी भी बच्चे हैं और वे उन्हें सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। केविन की बस उस वक्त खाली थी, लेकिन उसका मन दुविधा में था। एक तरफ उसका बीमार बेटा, दूसरी तरफ वो बच्चे जो मदद के आने की उम्मीद लगाए हुए थे। केविन ने गहरी सांस ली और रेडियो पर जवाब दिया, मैं जा सकता हूं। जिस पर रूबी ने कहा,
अगर तुम उन बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लाए तो तुम बहुत अच्छा काम करोगे। बस की सर्विस किसी और दिन हो जाएगी। इसके बाद केविन वहां पहुंचा और बच्चों को पिक कर लिया, लेकिन तब तक हालात और बिगड़ चुके थे। आग अब बहुत पास तक आ चुकी थी। किसी तरह मिस मैरी ने सभी बच्चों को बस में बैठाया और वे वहां से निकल पड़े। मगर जब बस मेन रोड पर पहुंची तो सामने करीब 24 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। धुएं से आसमान ढक चुका था और आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया था। उधर कप्तान शहर के अधिकारियों से मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि अब एक ही रास्ता बचा है, तुरंत पूरे शहर को खाली करने का आदेश जारी किया जाए। अनुमान लगाया गया कि उस वक्त पैराडाइज में लगभग 26,000 लोग थे और इतने लोगों का एक साथ निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। सड़कें पहले से ही पूरी तरह जाम थीं। इसी बीच रेडियो कम्युनिकेशन भी ठप पड़ गया। तब तक रूबी के डिपो की सारी बसें अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थीं, सिर्फ एक को छोड़कर। उसकी बस नंबर 963, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिरकार रूबी ने उसकी गुमशुदगी की तुरंत रिपोर्ट की। उसके बाद वो भी वहां से निकल गए। आपातकालीन सेवाओं का इंतजाम लगभग 24 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित जगह चीको फेयर ग्राउंड्स में किया जा रहा था। ट्रैफिक में फंसे लोग वहीं जाने की कोशिश में लगे थे। उधर भयंकर आग अपनी तरफ तेजी से बढ़ता देख केविन ने सारे नियम तोड़ दिए। बस को तेज रफ्तार से भगाया तो मिस मैरी उस पर बरस पड़ी। तब केविन ने आग की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर नियमों से चले तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन आगे चलकर वो फिर से जाम में फंस गए। मिस मैरी की सांसें तेज चलने लगीं, घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर केविन ने उससे बात करना शुरू किया ताकि उसका ध्यान इस अफरा तफरी से हट जाए, और हुआ भी वैसा ही। धीरे धीरे वो सामान्य होने लगी। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो पैराडाइज में ही पली बढ़ी, शादी को 19 साल हो चुके और उसका एक बेटा भी है। कुछ यही कहनी केविन की भी थी। उधर शहर के अस्पताल में भी भीषण आग लग चुकी थी। ऊपर से हवा के तेज दबाव के कारण हवाई राहत दल के सारे विमान जमीन पर उतार लिए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आग टाउन तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में सबसे जरूरी था ट्रैफिक को किसी भी हाल में क्लियर करवाना, क्योंकि आग पर अब नियंत्रण पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। शहर छोड़कर भागना ही एकमात्र विकल्प बचा था। तभी एक फायर ऑफिसर ने चीफ को रेडियो पर रिपोर्ट दी। क्लार्क रोड पर आग दिखाई देने लगी है। पेट्स रोड पूरी तरह से जाम है, लेकिन स्काईवे रोड अभी भी खुला है। ट्रैफिक धीमी रफ्तार से चल रहा है। चीफ ने तुरंत आदेश दिया, जो भी वाहन ट्रैफिक में रुकावट बन रहे हैं उन्हें हटा दो। चारों रास्ते खुले रहने चाहिए। आदेश मिलते ही सभी अपने अपने काम पर जुट गए। हर कोई अपनी पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था। उधर केविन को रास्ते में एक आदमी से पता चला कि जिस दिशा में वो जा रहा है वहां का रास्ता बंद है। फ्रीवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। केविन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हालात में अपने घर कैसे पहुंचेगा। बेटा बीमार था और उसकी माँ गाड़ी चलाती नहीं थी। अगर वो शहर से बाहर नहीं निकल पाए तो कुछ भी हो सकता था। केविन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी मिस मैरी ने उसे दिलासा दिया, शायद अब तक उन्हें भी शहर खाली करने की खबर मिल चुकी होगी। वो जरूर ठीक होंगे। इतने में उनके सामने ही एक घर जलकर खाक हो गया। बच्चों की चीखें बस के अंदर गूंज उठीं। माहौल एकदम दहशत भरा था। तभी केविन ने खुद आगे बढ़कर ट्रैफिक क्लियर करने की जिम्मेदारी ली। उसने मैरी की तरफ देखा और कहा, तुम बस चलाओ, मैं रास्ता साफ करता हूँ। मैरी घबराई हुई थी। वो सिर्फ कार चलाना जानती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि सोचने का वक्त नहीं था। केविन ने जल्दी जल्दी उसे स्लेटर और ब्रेक करने का तरीका समझाया, फिर खुद बाहर निकलकर रास्ते में फंसे वाहनों को हटाने लगा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने बस के निकलने के लिए एक पतली सी राह बना ही ली। अब मंजिल बस 1 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, सामने का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। जिस जगह को सेफ समझा जा रहा था वो अब पूरी तरह धधक रही थी। चारों तरफ लपटें और राख उड़ रही थी। बच्चों के पेरेंट्स का कहीं कोई अता पता नहीं था। केविन और मैरी दोनों ने सिर पकड़ लिया। ये तबाही उनकी समझ से परे थी। ऊपर से अपने अपने बच्चों की चिंता उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। वो दूसरों के बच्चों को बचाने में लगे थे और उनके खुद के बच्चों का कुछ अता पता नहीं था। मोबाइल, रेडियो, सब कुछ ठप था। किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं बचा था। ऐसे में मैरी ने गहरी सांस लेकर फैसला लिया, पहले इन बच्चों को चीको के मेन निकासी द्वार तक पहुंचाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को ढूंढने निकलेंगे। इधर ट्रैफिक में फंसे लोगों की ताजा रिपोर्ट सुनकर चीफ का दिमाग झंझना उठा। मैगेलिया और पैराडाइज दोनों इलाकों को मिलाकर करीब 30,000 लोग अब भी आग की गिरफ्त में फंसे हुए थे। साथ ही उस स्कूल बस पर भी गौर किया गया जिसमें 22 बच्चे सवार थे। हालात हर मिनट बिगड़ते जा रहे थे। ऊपर से कई इलाकों में बिजली के तार अब भी चालू थे, क्योंकि वहां का सिस्टम पूरी तरह मैनुअल था।
मतलब टेक्नीशियन लाइट काटने के लिए उस आग और ट्रैफिक के बीच वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। चीफ ने तुरंत बिजली विभाग के अधिकारी से जवाब तलब किया। वहां सड़कों पर 30,000 लोग हैं, फायर फाइटर्स आग बुझा रहे हैं। ऐसे में अगर किसी को करंट लग गया तो जिम्मेदार कौन होगा? कहने की ही देर थी कि सड़कों पर बिजली के खंभे एक एक करके गिरने लगे। तूफान अपने चरम पर था। ऐसे में केविन की बस भी बिजली के तारों के चपेट में आने से बाल बाल बची, लेकिन आगे जाकर भी कोई विशेष राहत नहीं मिली। उनका रास्ता पूरी तरह जाम था और आग चारों तरफ से उन्हें घेर चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, बस से उतरकर रास्ता तलाशना और नीचे रो तक पहुंचना। इतने में लुटेरे भी आ धमके। लोग वैसे ही डरे हुए थे और लुटेरों ने इसका पूरा फायदा उठाया। एक लुटेरा गन लेकर केविन से बस छीनने आया, पर केविन ने उसकी मंशा सफल नहीं होने दी। इसी अफरा तफरी के बीच मैरी ने बस के बाईं तरफ थोड़ी जगह देखी और वहीं से वे बस लेकर निकल भागे। दूसरी तरफ रूबी सुरक्षित रूप से चिको फेयर ग्राउंड्स पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही उसने उसकी बस नंबर 963 के बारे में पूछा, लेकिन वह अब भी लापता थी। बच्चों के पेरेंट्स यहीं पर थे और उन्हें सच बताना जरूरी था। रूबी ने उन्हें बताया कि सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है, सिर्फ एक बस नंबर 963 को छोड़कर। 963 में बैठे बच्चों के पेरेंट्स ये सुनकर परेशान हो उठे। उनका परेशान होना बिल्कुल लाजमी था। बच्चों की सहनशीलता अब तार तार हो रही थी। बस के अंदर गर्मी और धुआं भरने लगा था। केविन ने गौर किया तो पता चला कि धुआं एयर कंडीशनिंग के रास्ते अंदर आ रहा था। ऊपर से वे ऐसे रास्ते पर आ गए थे जिसकी उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुछ दूर जाने के बाद जब केविन ने मेडी क्रीक पार्क देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। बचपन में वह यहाँ कई बार आ चुका था। उसने बताया कि गार्डन के पीछे से एक रास्ता रो रोड तक जाता है। रो रोड से वे सीधे नील रोड पहुंच सकते हैं और वहां से रास्ता चिको की ओर निकलता है। लेकिन तभी घबराहट के मारे एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे पानी की सख्त जरूरत थी, नहीं तो द्वारा पड़ सकता था। उसी पल केविन बाहर जाकर पानी लाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मैरी ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, अगर आग बस तक पहुंच जाए तो रुको मत। ये कहकर वो खुद निकल पड़ी। काफी कोशिशों और तलाश के बाद आखिरकार उसे एक किचन से कुछ पानी की बोतलें मिल गईं। लौटते वक्त रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखे जिनके हाथों में रिवॉल्वर थी, मगर वे अपने रास्ते चले गए। इधर पार्क के अंदर एक विशाल गैस टैंक था जिसके नीचे तक आग फैल चुकी थी और जैसे ही वह फटा उसके धमाके ने सबके दिल दहला दिए। किसी तरह मैरी भारी तापमान, घुटन वगैरह को सहते हुए वापस लौट आई। बच्चों को पानी दिया गया, जिसके बाद वे वहां से तुरंत निकल पड़े। लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और निकलने का रास्ता समझ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से बस के शीशे और सतह भी गर्म होने लगे थे। जैसे तैसे करके केविन ने रास्ता ढूंढ लिया, पर वो रास्ता खतरों से खाली नहीं था। अगर खाई में गिरते तो सबकी कहानी यहीं खत्म हो जाती। फिलहाल वो जिस कच्चे रास्ते पर थे, राहत बचाव दल भी इसी इलाके की बात कर रहे थे। वो इकलौता इलाका जो अब तक जला नहीं था। लेकिन आग तेजी से उसी दिशा में बढ़ रही थी। फास्टर रोड और रो रोड जल्द ही आग के घेरे में आने वाले थे। चीफ ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जंगल की आग को रोकना अब उनके बस की बात नहीं रही थी। वे जितना संभव हो सके उतने लोगों को शहर से बाहर निकालने पर ध्यान दे रहे थे। उधर आगे चलकर केविन को कुछ लोग दिखे जो रो रोड की उलटी दिशा में भाग रहे थे। मैरी समझ नहीं पाई कि वो आग की तरफ क्यों जा रहे हैं। इतने में उन लोगों ने बस रुकवा दी और बताया कि पहाड़ी पर आग लगी हुई है, लोग जलकर मर रहे हैं, उधर जाना सुरक्षित नहीं है। केविन ने कहा कि बस उन्हें नील रोड तक जाना है। उन लोगों ने बताया कि नील रोड पर भी आग फैल चुकी है। अब आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, तो फिर जाएंगे कहां? दोनों गुटों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और जिस दिशा में जा रहे थे उधर जाना जारी रखा। कुछ देर बाद केविन को झांत हुआ कि उसे एक बार पहाड़ी पर चढ़कर रो रोड की हालत देख लेनी चाहिए। वो गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। रो रोड धधक कर जल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बच्चों को लेकर कहां जाए। बस में रुककर मदद के आने का इंतजार करने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मिस मैरी रो पड़ी, क्योंकि अब उन्हें अंत करीब नजर आने लगा था। अगले ही कुछ पलों में धुआं और तेजी से बस के अंदर भरने लगा। उसी पल केविन ने अपने कपड़े से बच्चों के लिए अस्थायी फिल्टर बनाना शुरू किया, जिन्हें उसने पानी में भिगोकर बच्चों को मुंह ढकने के लिए दिए। एयर कंडीशनर का रास्ता भी बंद कर दिया गया। मैरी बच्चों को खिड़कियों से दूर ले गई। अब बस की सतह भी गर्म होने लगी थी। उसी पल एक बच्ची ने केविन से पूछा, क्या रात का समय हो गया है? केविन ने कहा, नहीं, ये बस धुआं है जो सूरज की रोशनी को हम तक आने से रोक रहा है। इंतजार करते करते आधे घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन कोई मदद नहीं आई।
इसी बीच मैरी ने अपने बारे में कुछ खुलासा किया। उसने बताया कि वो आज तक पैराडाइज छोड़कर कभी कहीं नहीं गई, क्योंकि उसे लगता था कि वो यहाँ सुरक्षित है। लेकिन अब उसे समझ आया कि यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। अनहोनी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। यहीं पर उसने मन बना लिया कि अगर वो बच गई तो अपने पति को लेकर एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएगी। केविन ने भी अपनी कहानी बताई। वो पूरी जिंदगी पैराडाइज से दूर भागता रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे वापस यहीं लाकर खड़ा कर दिया। मैरी ने पैराडाइज से दूर भागने की वजह पूछी। ये बात 28 साल पुरानी थी, जब केविन महज 16 साल का था। उसके पिता से उसकी बनती नहीं थी। आए दिन लड़ाई होती थी, सिर्फ इस बात को लेकर कि केविन जो भी काम शुरू करता उसे पूरा नहीं करता। एक शाम इसी बात पर झगड़ा हुआ और बात हद से बढ़ गई। केविन ने भी हाथ छोड़े और तब उसके पिता ने कहा, तू मर क्यों नहीं जाता? ये बात उसके दिल पर लग गई। उसी वक्त उसने घर छोड़ दिया और अपने अहम के चलते कभी वापस नहीं लौटा। कुछ सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। अपने अहम के चलते उसने पूरे 28 साल तक अपने पिता से बात तक नहीं की। जब उनके पिता की तबीयत बिगड़ी तो मां ने फोन करके उसे पैराडाइज बुला लिया। फिर क्या था, वो पूरी रात गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बहुत देर कर दी, एक बेटे के तौर पर और एक बाप के तौर पर भी। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि जब उसके बेटे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो यहाँ इस आग में फंसा हुआ था। इसी बीच चिंगारियां उड़कर लगातार उनकी तरफ आ रही थीं और आखिरकार बस के आसपास की झाड़ियों में आग लग गई। पेड़ जलकर धराशायी होने लगे। नतीजतन वो आग के रास्ते जाने पर मजबूर हो गए। फिर जो केविन ने बस भगाई, भाई साहब, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। सभी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वो बच निकले। उधर बस नंबर 963 के बच्चों के पेरेंट्स का बुरा हाल था। किसी को अब उम्मीद नहीं थी। ऐसे में जब सामने बस नंबर 963 दिखी तो सबके चेहरे खुशी से झूम उठे। मैरी ने इस सब के लिए केविन को धन्यवाद किया और रूबी को भी अपने ड्राइवर पर गर्व था। मैरी को यहाँ अपना बेटा भी मिल गया, लेकिन केविन के परिवार की कोई खबर नहीं थी। वो कैंप में हर जगह उन्हें तलाशने लगा। एक जगह उसकी माँ मिली, जिन्हें उनके पड़ोसी ने अपनी कार में बचाकर यहाँ लाया था। रही बात शॉन की, तो उसे उसकी माँ ले गई थी। वो भी सुरक्षित था। लेकिन एक बात केविन की माँ ने जरूर कही, शॉन तभी सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो अपनी माँ के साथ होता है। बेटा, उसे जाने दो, हम सबके लिए यही सही है। केविन ने भी इसे अपनी तकदीर मान लिया। अगले दिन वो अपने घर की हालत देखने गया, जो अब जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। वहां उसे बस एक तस्वीर मिली। तभी उसकी पत्नी लिंडा शॉन को लेकर वहां पहुंची। दरअसल शॉन भी न्यूज में सब कुछ सुन चुका था कि उसके पिता उन्हें लेने क्यों नहीं आए। कैंप फायर कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग थी, जिसमें करीब 13,500 घर जलकर खाक हो गए। तकरीबन 85 लोगों के मरने की पुष्टि हुई। बाद में कैल फायर के जांचकर्ताओं ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आग के लिए पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी जिम्मेदार थी। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के 84 मामले दर्ज हुए, जिन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद इस आग से प्रभावित परिवारों को हर्जाने के तौर पर 1350 करोड़ डॉलर का भुगतान किया गया। इस घटना के बाद केविन ने एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। वर्तमान में वो चिको, कैलिफोर्निया के फेयरव्यू स्कूल में कार्यरत हैं। मैरी अभी भी पैराडाइज में पढ़ाती है और कई विदेशी यात्राएं भी कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित द लॉस्ट बस की कहानी। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।